आज पढ़ेंगे हम हिंदी का पहला चैप्टर है वासुदेव शरद अग्रवाल है। उसके जो लेखक हैं वासुदेव शरद अग्रवाल। तो पहले इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे जो वासुदेव शरद अग्रवाल हैं, इन्होंने 3 चीज़ों को बताया है। पहले नंबर पे जो है भूमि, दूसरे नंबर पे जो जन माने लोग, मनुष्य, तीसरे नंबर पे है संस्कृति। तो इन तीनों चीज़ों का वर्णन किया है इस चैप्टर में वासुदेव शरद अग्रवाल ने। तो इसमें भूमि के प्रति पहले बताया है कि भूमि जो है हमें रक्षा करनी चाहिए, और वसुंधरा भी कहते हैं, भूमि को वसुंधरा भी कहते हैं। देखते हैं। लेखक का मानना है कि भूमि का निर्माण देवताओं द्वारा किया गया है तथा इसका अस्तित्व अनंत काल से विद्वान है। इसीलिए तो लेखक का मानना है कि भूमि का निर्माण देवताओं ने किया है तथा इसका अस्तित्व अनंत काल से विद्वान है। अनंत काल से मतलब हमेशा से है। इसलिए मानव जाति का यह कर्तव्य है कि वह भूमि के प्रति सचेत रहे मतलब एकदम जागरूक रहे भूमि के प्रति। इसके स्वरूप को विकृत ना होने दे। तो क्या विकृत ना होने दे, विकृत का अर्थ क्या होता है कि बिगाड़ ना होने दे, और तथा इसे समृद्ध बनाने के लिए दिशा में सजग जागरूक रहे। लेखक का कहना है कि भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितना अधिक जागरूक रहेंगे, हमारी राष्ट्रीय उतनी ही बलवती मतलब ताकतवर होगी, क्योंकि हमारी समस्त विचारधाराओं की जननी वस्तुतः यह पृथ्वी ही है। मतलब जो हमारी पृथ्वी है, इसके प्रति हम जागरूक रहें और ये पृथ्वी को सुंदर बनाएं और इस पृथ्वी की हम रक्षा करें। तो ये वासुदेव शरद अग्रवाल का पहला है, भूमि के प्रति सजग रहें। जो राष्ट्रीय विचारधारा पृथ्वी के संबंधित नहीं होते, वह आधारविहीन होती हैं और उसका अस्तित्व थोड़े समय में ही नष्ट हो जाता है। राष्ट्रीयता का आधार जितना सशक्त होगा, राष्ट्रीयता की भावनाएं भी उतनी ही अधिक विकसित होंगी। इसलिए प्रारंभ से लेकर और अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना तथा इसके स्वरूप, सौंदर्य, प्रतियोगिता एवं महिमा को पहचानना प्रत्येक मनुष्य का आवश्यक धर्म है। इसके प्रति सचेत रहना और इसकी सुंदरता को बनाए रखना। आगे देखते हैं। आगे हमारी धरती मतलब पृथ्वी हमारी धरती माता है। तो इसमें जो लेखक है क्या कहना चाह रहा है कि यह पृथ्वी जो है वो वास्तव में हमारे लिए माँ है। जो पृथ्वी है वो वास्तव में हमारे लिए माँ है, क्योंकि इसके द्वारा दिए गए अन्न जल से ही हमारा भरण पोषण होता है। इसलिए इसी से हमारा जीवन अर्थात अस्तित्व बना हुआ है। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हुई हैं, उनसे हमारा आर्थिक विकास संभव हुआ है और आगे भी होगा। पृथ्वी एवं आकाश के अंतराल में जो भी सामग्री भरी हुई है, पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो भी सामग्री भरी हुई है, पृथ्वी के चारों ओर फैले गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशियां हैं, उनका सबका हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा है।
अतः हमें इन सबके प्रति आत्मीय चेतना रखने की आवश्यकता है। इससे हमारी राष्ट्रीयता की भावना और विकसित होने में सहायता मिलती है। राष्ट्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं संजीव अंग मनुष्य। जो राष्ट्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो सजीव अंग है वो कौन है? मनुष्य। इसके बारे में देखते हैं। राष्ट्र का तो इसमें लेखक का मानना है कि पृथ्वी अर्थात भूमि हमारी तब तक हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं हो सकती जब तक इस भूमि पर निवास करने वाले मनुष्य को साथ में जोड़कर ना देखा जाए। मनुष्य को इस भूमि से जोड़कर जब तक ना देखा जाए तब तक ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं हो सकती। जो भूमि जनविहीन हो उसे राष्ट्र नहीं माना जा सकता। राष्ट्र के स्वरूप का निर्माण पृथ्वी और जन, इसी का अर्थ है लोग या मनुष्य, दोनों की विद्यमानता की स्थिति से ही संभव है। मतलब दोनों की विद्यमानता से ही संभव है। पृथ्वी मेरी माता है और उसका आज्ञाकारी पुत्र हूँ। इस भावना के साथ तथा माता पुत्र के संबंध की मर्यादा को स्वीकार करके प्रत्येक देशवासी अपने राष्ट्र एवं देश के लिए कार्य करते हुए कर्तव्य और अधिकारों के प्रति सजग हो सकता है। पृथ्वी पर रहने वाले विस्तार व्यापक हैं और इनकी विशेषताएं भी विविध हैं। वास्तुतः जन का महत्व सर्वाधिक है। जन का महत्व, लोगों का महत्व अधिक है और लोगों के बिना राष्ट्र की कल्पना करना भी असंभव है। आगे देखते हैं। राष्ट्र के प्रति समानता एवं भाव द्वारा ही संभव। तो देखते हैं, प्रत्येक माता अपने सभी पुत्रों को समान भाव से प्रेम करती है। जो एक माता होती है अपने सभी पुत्रों को समान भाव से प्रेम करती है। इसी प्रकार पृथ्वी पर रहने वाले सभी मनुष्यों को समान भाव से चाहती है। इसके लिए सभी मनुष्य समान हैं। उसके लिए सभी मनुष्य जो हैं समान हैं। इसलिए धरती माता अपने सभी पुत्रों को समान रूप से समस्त सुविधाएं प्रदान करती है। जो धरती से सभी जो सुविधाएं हैं वो एक समान प्राप्त करती है। और आगे, धरती पर रहने वाले मनुष्य भले ही अनेक जातियां, धर्म, समुदाय से संबंध रखते हों, किंतु फिर भी ये सभी मातृभूमि के पुत्र हैं। मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उसमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता। धरती पर सभी जातियां के लिए समान क्षेत्र है। इसलिए सभी मनुष्यों को देश की प्रगति और उन्नति करने का एक समान अधिकार भी है। किसी एक लोगों के पीछे छोड़कर राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता। ये जो राष्ट्र हमारा ये प्रगति नहीं कर सकता। अतः सभी को एक समान किससे प्रगति और उन्नति करने का अवसर मिलना चाहिए। उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। समस्त देशवासियों का यह कर्तव्य है कि वह अपने निजी स्वार्थ को त्याग कर तथा संकुच दायरे में निकलकर उदार एवं व्यापक दृष्टिकोण अपनाएं। मतलब अपना निजी स्वार्थ जो है उसको त्याग कर और संकुचित दायरे से निकलकर उदार एवं व्यापक दृष्टिकोण से अपनाएं। इसी प्रकार समानता के भाव द्वारा ही राष्ट्र की प्रगति संभव है। आगे देखते हैं। संस्कृति मनुष्य के मस्तिष्क का प्रतीक है। जो संस्कृति है ये भी हमारे समाज के लिए अति महत्वपूर्ण है। संस्कृति के बिना हम अधूरे हैं इस समाज में। तो देखते हैं, लेखक का मानना है कि यह संस्कृति मनुष्य के लिए मस्तिष्क है और संस्कृति के विकास एवं अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और लोगों के साथ साथ संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। अगर
भूमि और लोग, जनमाने लोग। तो अगर भूमि और मनुष्य को संस्कृति से अलग कर दिया जाए तो राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता। तो जो राष्ट्र है वो प्रगति नहीं कर सकता। किसी भी राष्ट्र के लिए संस्कृति उसकी जीवन धारा है। प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं को साथ संस्कृति का विकास करता है। इस प्रकार प्रत्येक लोग अपनी भावना के अनुसार अलग अलग संस्कृतियों को राष्ट्र के रूप में विकसित करता है। अनेक संस्कृतियों के साथ रहने के बावजूद भी संस्कृतियों का मूल्य आधार पारस्परिक सहिष्णुता एवं समन्वय की भावना है। यही हमारे बीच पारस्परिक प्रेम एवं भाईचारे का स्रोत है तथा इसी से राष्ट्र को भावना को बल मिलता है। इसी से राष्ट्रीयता को भावना के द्वारा बल मिलता है। और लेखक का मानना है कि सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उसे आनंदित होता है और उससे वह आनंदित भी होता है। आगे देखते हैं। लोकगीतों तथा लोक कथाओं के संरक्षण की आवश्यकता। लोकगीत तथा लोक कथाएं हमारी संस्कृति का व्यापक स्रोत और भंडार होती हैं। इनके द्वारा हम अपनी अपनी सभ्यता और संस्कृति का वास्तविक परिचय प्राप्त करके आनंद को प्राप्त करते हैं। आज हम संस्कृति और सभ्यता से दूर होते जा रहे हैं। आजकल हम अपनी संस्कृति और सभ्यता से दूर होते जा रहे हैं। हमारी संस्कृति का परिचय प्राप्त करने के लिए लोकगीत और लोक कथाएं ही एकमात्र सहारा हैं। हमारे इस संस्कृति का परिचय प्राप्त करने के लिए लोकगीत और लोक कथाएं ही एकमात्र सहारा है। अतः हमें इनका सर्वत्र स्वागत करना चाहिए, साथ ही इनका संरक्षण भी करना चाहिए। यह समय की आवश्यकता भी है। और आगे लेखक का मानना है कि हमें अपने पूर्वजों अपने जो पूर्वज हैं उनसे प्राप्त परंपराओं और रीति रिवाजों को बोझ ना समझकर उन्हें संघर्ष स्वीकार करना चाहिए। उन्हें भविष्य की उन्नति का आधार बनकर ही राष्ट्र का स्वाभाविक विकास संभव है। तो ये था वासुदेव अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप।